हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्वेबल ग्रुप की और निटपोटेंट ग्रुप के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इसमें भी हम आपका क्या है डेरिवेशन और जो फैक्ट हैं या थ्योरम्स हैं उनके डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कोई भी सॉल्वेबल ग्रुप का मतलब क्या है देखिए, तो a group G is said to be solvable if it has a subnormal series with abelian factors। तो देखिए सबनॉर्मल सीरीज हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। तो सबनॉर्मल सीरीज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक सीरीज है ग्रुप की, सपोज G इज इक्वल टू जी नॉट अगर हम मान लें, तो उसका एक सब ग्रुप है G1 और G2 G1 का एक सब ग्रुप है, इस तरीके से Gn का सब ग्रुप है। और जो आपका ये सीरीज इस तरीके से कि जो आपका जी G1 है वो G0 का नॉर्मल सब ग्रुप है, G2 जो है वो G1 का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल सीरीज बोलते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर ग्रुप की बात करें तो दैट इज G1 G0 अपॉन G1 इसका फैक्टर ग्रुप बनेगा, इस तरीके से G1 अपॉन G2 इसका फैक्टर ग्रुप बनेगा। तो अगर ये जो फैक्टर ग्रुप है या फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, ये अगर एबिलियन ग्रुप बन जाए तो ऐसे सब ग्रुप को हम क्या, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेबल ग्रुप। ठीक है। तो सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो गई कि अ ग्रुप इज सेड टू बी अ सॉल्वेबल ग्रुप इफ इट हैज अ सबनॉर्मल सीरीज विथ एबिलियन फैक्टर्स। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो उसको मैथमेटिकली इस तरीके से डिनोट करेंगे कि ये जो आपका एक सबनॉर्मल सीरीज अगर जी की है तो इसके जो फैक्टर्स ग्रुप हैं यानी जी आई अपॉन जी आई प्लस वन हो, जो वो एक एबिलियन ग्रुप है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल ले लें S3 परम्यूटेशन ग्रुप की हम बात करें। देखिए S3 का क्या मतलब है, S3 परम्यूटेशन ग्रुप होता है यानी 1 1 ऑन टू फंक्शंस का ग्रुप होता है ओवर 3 सिंबल 1 2 3 पे। तो इसमें एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी का मतलब 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। और एक सब ग्रुप होगा 1 2, एक एक इसमें जो एलिमेंट होगा 1 2 3 होगा। 1 2 3 का मतलब 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है। एक 1 2 3 होगा, ऐसी 1 3 2 एक एलिमेंट्स होगा इस ग्रुप में, यानी ये फंक्शन है। इसका मतलब 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है। इसी तरीके से 1 2 एक एलिमेंट होगा और एक 1 3 एक एलिमेंट होगा और 2 3 एक एलिमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये एस एन है। तो 1 2 का मतलब क्या हो गया, तो 1 2 एक साइकिल है, पर इसमें आप यह परम्यूटेशन है। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 3 है। जो सिंबल नहीं लिखा गया उसका मतलब उसकी इमेज खुद है। 1 3 का मतलब क्या हो गया, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 और 2 इसमें नहीं लिखा है तो 2 की इमेज 2। तो ये भी एक फंक्शन है 1 1 ऑन 2 फंक्शन। इधर 2 3 ये जो ब्रैकेट पे लिखा हुआ ये भी एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। इसका नोटेशन का मतलब है कि 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है। तो ध्यान रखें जो एस एन का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा एन फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे आपका S3 लिखा है तो S3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 हो जाएगा। तो ये जो आपका इसकी हम सीरीज की बात करें तो ये इसकी एक सीरीज बनेगी S3A3। देखिए A3 का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप। A3 का मतलब क्या, अल्टरनेटिंग ग्रुप का मतलब द सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन। तो यहाँ पे जो इसका A3 जो सेट बनेगा तो इवन परम्यूटेशन कौन कौन से बनेंगे, आइडेंटिटी ऑलवेज इवन परम्यूटेशन और ऑड लेंथ की जितनी साइकिल होंगी वो इवन परम्यूटेशन होंगी। 1 2 3 एक इवन परम्यूटेशन होगा, 1 3 2 भी एक इवन परम्यूटेशन हुआ। इवन परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको ब्रेक करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन तो जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो इवन आए तो उसको हम अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो एस एन का ऑर्डर होता है, द ऑर्डर ऑफ एस एन एन फैक्टोरियल होता है, और जो ए एन का ऑर्डर होता है, इसको ऑर्डर कैसे डिनोट करते हैं, वो एन फैक्टोरियल बाई 2 होता है, यानी हाफ आर इवन परम्यूटेशन, हाफ ऑड परम्यूटेशन होते हैं। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो S3 है वो एक सॉल्वेबल ग्रुप है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी एक सबनॉर्मल सीरीज देखें S3A3 और आइडेंटिटी, ये एक इसकी सीरीज है सबनॉर्मल सीरीज जो इसके फैक्टर ग्रुप बनेंगे S3 अपॉन A3। तो देखिए S3 का ऑर्डर कितना हो गया, S3 का ऑर्डर हो गया आपका 6, A3 का ऑर्डर हो गया 3, दैट इज हाफ इसका। S3 का ऑर्डर फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 और इसका फैक्टोरियल 6 बाई 2 दैट इज 3 हो गया। तो जो इसका ऑर्डर होता है फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर ध्यान रखिएगा, G बाई H का जो ऑर्डर होता है फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H के बराबर होता है। तो जो इसका ऑर्डर आएगा वो 6 बाई 3 दैट इज ऑर्डर 2 आएगा। तो ऑर्डर 2 का आपके पास एक ही ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप, जिसको हम Z2 से डिनोट करते हैं। तो ये जो S3 अपॉन A3 फैक्टर ग्रुप है ये Z2 का आइसोमॉर्फिक है। तो Z2 एक एबिलियन ग्रुप होता है। 6 ऑर्डर से सारे छोटे जो भी कितने ग्रुप होते हैं वो एबिलियन होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑर्डर 2 है तो ये एक एबिलियन ग्रुप है।
ऐसे जो दूसरा फैक्टर ग्रुप बनेगा A3 अपॉन आइडेंटिटी, ये भी एक A3 जो है इसका ऑर्डर भी 3 है, तो 3 प्राइम ऑर्डर है, तो ये भी एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा, एबिलियन ग्रुप बनेगा। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस सबनॉर्मल सीरीज आर एबिलियन, सो दिस इंप्लाइज S3 सॉल्वेबल। ठीक है, तो सॉल्वेबल डेफिनेशन की सब ग्रुप को हम सॉल्वेबल कब बोलते हैं? डेफिनेशन ये कहती थी अगर उसके पास एक ऐसी सबनॉर्मल सीरीज मिल जाए जिसके फैक्टर्स ग्रुप क्या हो, एबिलियन हो, तो उसको सॉल्वेबल कहते हैं। तो S3 आपके पास एक सॉल्वेबल ग्रुप हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें S4 की, अगर हम बात करें S4 भी परम्यूटेशन ग्रुप है ओवर 4 सिंबल्स 1 2 3 4, तो S4 का ऑर्डर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। A4 का ऑर्डर इसका हाफ हो जाएगा दैट इज 12 हो जाएगा। ऐसी अगर हम ले लें एक सीरीज, इसकी सबनॉर्मल सीरीज S4 A4 V4 और H और आइडेंटिटी। देखो V4 का मतलब यहाँ पे एक सब ग्रुप है S4 का जिसमें आइडेंटिटी है और एक परम्यूटेशन है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स 1 2 3 4, ये एक परम्यूटेशन है। दूसरा परम्यूटेशन है इसमें 1 3 2 4 एक परम्यूटेशन है, और इसमें एक परम्यूटेशन है 1 4 2 3 एक परम्यूटेशन है। तो V4 इसका एक सब ग्रुप है S4 का। इस तरह H हमने ले लिया 2 एलिमेंट्स का एक सब ग्रुप लिया जिसमें आइडेंटिटी है और इसमें एक एलिमेंट है 1 2 3 4, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स हैं। 1 2 इस परम्यूटेशन का मतलब 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1 3 की इमेज 4 4 की इमेज 3। तो अगर हम इसके फैक्टर ग्रुप की बात करें S4 अपॉन A4, तो इसका ऑर्डर तो हमेशा 2 आएगा। SN अपॉन AN जो फैक्टर ग्रुप बनाएगा तो Z2 का आइसोमॉर्फिक हो गया। इसी तरीके से A4 अपॉन V4 की बात करें तो A4 का ऑर्डर आपके पास 12 है, V4 का ऑर्डर आपके पास 4 है, तो इसका ऑर्डर 3 आ जाएगा। तो इसमें Z3 एक ही आपका बनेगा साइक्लिक ग्रुप, ये Z3 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका बात करें V4 अपॉन H, तो V4 अपॉन H ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के, ये भी एबिलियन ग्रुप है। और H अपॉन आइडेंटिटी, H तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो ये भी H के आइसोमॉर्फिक है, Z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो इसमें सारे के सारे फैक्टर ग्रुप क्या है, वो एबिलियन है। तो हम कह सकते हैं कि जो S4 है वो सॉल्वेबल है। तो देखिए S3 ये सॉल्वेबल, S4 सॉल्वेबल, दोनों के दोनों सॉल्वेबल होते हैं S3 और S4। लेकिन अब Sn में n से n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए Sn हमेशा आपका क्या होगा, वो नॉन सॉल्वेबल ग्रुप होता है, ये हमेशा ध्यान रखेगा। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें आपका नेक्स्ट ग्रुप की बात करें, अगर हम Q8 की बात करें, Q8 का मतलब है आपके पास क्वाटर्नियन ग्रुप। तो देखिए क्वाटर्नियन ग्रुप हम किसको बोलते हैं, जिसमें आपके पास क्वाटर्नियन ग्रुप में आपके पास 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको हम क्वाटर्नियन ग्रुप कहते हैं। तो 8 एलिमेंट्स इसमें जो होते हैं वो होते हैं, तो देखो Q8 जो होगा, इसको हम Q8 को अगर हम लिखें तो इसमें एलिमेंट होते हैं 1 -1 I -I J -J K और -K। ठीक है, तो एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, इसमें रिलेशन ये होता है I इंटू J इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ J इंटू I के बराबर होता है। ठीक है, तो I और J की वैल्यू और J और I की वैल्यू यहाँ पे आपके पास सेम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे I इंटू J की वैल्यू, और ये ध्यान रखें I इंटू J की वैल्यू आपके पास K के बराबर आती है। ठीक है, और J इंटू I की वैल्यू आपके पास माइनस टाइम्स ऑफ K के बराबर आएगी। तो ये Q8 क्वाटर्नियन ग्रुप होता है, ये भी एक सॉल्वेबल ग्रुप होता है, क्योंकि इसकी हम एक सब नॉर्मल सीरीज ले सकते हैं Q8, और अगर हम साथ में इसके हम ले अगर एक सब ग्रुप ले लें जिसमें ले लें 1 -1 I और -I और एक आइडेंटिटी सब ग्रुप, तो एक सब नॉर्मल सीरीज हो गई इसकी। और जो इसके फैक्टर ग्रुप आएंगे, देखिए जो फैक्टर ग्रुप है इसको अगर हम H मान लें, तो जो फैक्टर ग्रुप आएगा Q8 अपॉन H, ये आइसोमॉर्फिक है Z2 के, और ये आपका जो H है H अपॉन आइडेंटिटी, ये H के बराबर आ जाएगा 1 -1 I और -I के बराबर आएगा। तो ये भी आपका क्या है, इसका ऑर्डर 4 है, तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर वो एबिलियन होता है, तो ये भी एक एबिलियन फैक्टर आएगा। तो इसकी एक सब नॉर्मल सीरीज मिल गई जिसके फैक्टर ग्रुप एबिलियन है, तो इसलिए Q8 भी आपके पास क्या है, एक सॉल्वेबल ग्रुप है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एक थ्योरम्स की, तो थ्योरम ये कहती है फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 Sn इज अ सिंपल ग्रुप। ठीक है,
सॉरी ए एन इज ए सिंपल ग्रुप, ऐसा नहीं बल्कि ए एन। तो ये अगर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ए एन हमेशा क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप जो होता है वो हमेशा सिंपल ग्रुप होता है। सिंपल ग्रुप का मतलब ये होता है जिसके कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें अब एस एन की, तो एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास जो इसकी कंपोजिशन सीरीज या सब नॉर्मल सीरीज बनेगी वो बनेगी एस एन, ए एन और आइडेंटिटी। अब ए एन और ई के बीच में कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप आपके पास दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। जो तो इसलिए यही इसकी एक सीरीज बनेगी एस एन, ए एन और आइडेंटिटी। और इसके अगर फैक्टर ग्रुप की बात करें, एस एन अपॉन ए एन हमेशा इसका ऑर्डर 2 होगा, तो जेड टू का आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप। ऐसे ए एन अपॉन आइडेंटिटी, ए एन इज नॉट एबिलियन फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ी के लिए ए एन की वैल्यू हमेशा कभी भी जो परमिटेशन ग्रुप होता है वो नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। तो ये नॉट एबिलियन आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस एन इज नॉट सॉल्वेबल फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो एन की वैल्यू अगर 5 से बड़ी होगी तो एस एन कभी भी सॉल्वेबल ग्रुप नहीं बनाएगा। और जबकि हमने देखा था कि S3 और S4 तो क्या थे आपके पास, वो जो थे वो सॉल्वेबल ग्रुप थे। तो S3 एंड S4 सॉल्वेबल ग्रुप, बट Sn फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज नॉट सॉल्वेबल ग्रुप। क्लियर है ये फैक्ट, इसको Sn के बारे में समझ लीजिए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस नेक्स्ट थ्योरम में कहती है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो G, इसका मतलब ये है कि अगर G कोई सॉल्वेबल ग्रुप है तो उसका H कोई सब ग्रुप है तो वो भी सॉल्वेबल होगा। नेक्स्ट थ्योरम में कहती है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। दैट इज अगर F कोई होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप G से G डैश के बीच में और एक होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म का मतलब ग्रुप होमर का मतलब ये होता है जो कंपोजिशन को प्रिजर्व करती है। दैट इज F ऑफ दिस A B इज इक्वल टू, अगर इसमें प्रोडक्ट ऑपरेशन मान लें तो F A इंटू एफ बी के बराबर आता है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है तो ध्यान रखें जो होमोमॉर्फिक इमेज जो होती है वो जी डैश का एक सब ग्रुप होती है, जिसको हम एफ जी से डिनोट करते हैं होमोमॉर्फिक इमेज को। तो अगर जी सॉल्वेबल है तो होमोमॉर्फिक इमेज एफ जी भी सॉल्वेबल ग्रुप होगा। इसी तरीके से हमने पढ़ा क्वेश्चन, इसी तरीके हम नेक्स्ट थ्योरम में कहते हैं कि क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। इसका मतलब ये है कि अगर G सॉल्वेबल ग्रुप है, H उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जो उसका क्वेश्चन ग्रुप अगर हम बनाए G बाई H तो वो भी सॉल्वेबल होगा। तो ये तो थ्योरम्स के हो गए या फैक्ट हो गए। तो नेक्स्ट आपका थ्योरम देखिए, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इसका कई जगहों पे यूज होता है कई चीजों को प्रूफ करने में। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है G का और G बाई H फैक्टर ग्रुप है G का, अगर H एंड GH बोथ आर सॉल्वेबल देन G इज सॉल्वेबल। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ा कि G अगर सॉल्वेबल है तो H भी सॉल्वेबल होगा, G बाई H भी सॉल्वेबल होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर H और G बाई H बोथ सॉल्वेबल हैं तो G भी सॉल्वेबल होगा। ये थ्योरम्स हमको बताती है। तो नेक्स्ट देखिए कि एवरी एबिलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। देखिए अब जो अगर एबिलियन ग्रुप है तो उसकी अगर हम एक सब नॉर्मल सीरीज ये बना सकते हैं, G ले लें और उसमें एक दूसरा जो उसका सब ग्रुप ले लें, सिर्फ आइडेंटिटी ले लें। तो एक सब नॉर्मल सीरीज है तो इसका फैक्टर ग्रुप जी ही बनेगा, जी अपॉन ई, दैट इज जी बनेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा। तो एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ दिस सब नॉर्मल सीरीज इज एबिलियन, तो ये जी क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल रहेगा। तो ये फैक्ट याद रखिए, थ्योरम याद रखिए कि एवरी एबिलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो कुछ और थ्योरम्स हैं जो इसके बारे में, कुछ और फैक्ट हैं इसके बारे में सॉल्वेबल ग्रुप के कि कौन कौन से ग्रुप सॉल्वेबल हो सकते हैं। देखिए अगर कोई जी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपका क्या है, p इंटू क्यू है, जहां पे p और q प्राइम नंबर है, तो वो ग्रुप सॉल्वेबल होगा। सो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p इंटू क्यू इज सॉल्वेबल वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इसका देखो प्रूफ अगर हम देखें, सॉल्यूशन एक लाइन में दे सकते हैं, बहुत आसान सा प्रूफ है। अगर p इज इक्वल टू क्यू कर दें तो ऑर्डर ऑफ जी पी स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज एबिलियन, तो इसका मतलब जी इज एबिलियन। और आपको इससे पहले हमने थ्योरम बताई थी कि एवरी एबिलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल, तो जी सॉल्वेबल हो जाएगा। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है, दैट इज पी इक्वल टू क्यू है, तो जी सॉल्वेबल। अगर पी और क्यू डिफरेंट है तो पी मान लेते हैं पी इज ग्रेटर देन क्यू है, तो इसके केस में हम कहते हैं जो सेलो पी एस एच जी होगी वो यूनिक होगी। ठीक है, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। द नंबर ऑफ जो पी एस एच जी होती है 1 प्लस जो होती है वो आपकी केपी होती है और पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो इस केस में सिर्फ यूनिक पीएसएसजी आएगी। तो यूनिक पीएसएसजी क्या होती है, वो नॉर्मल होती है। ठीक है, तो इसके पास ये जो यूनिक पीएसएसजी का ऑर्डर होता है वो प्राइम की हाईएस्ट पावर होता है। इसमें ऑर्डर पी इंटू क्यू है जी का,
तो PSHG का ऑर्डर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, QSHG का ऑर्डर Q हो जाएगा। तो यहाँ पे PSHG की हम बात करें तो जो PSHG का ऑर्डर कितना है, P है, P एक प्राइम नंबर है। आपको पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज एबिलियन होता है और हर एबिलियन ग्रुप क्या होता है, सॉल्वेबल होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो आप G बाई P फैक्टर ग्रुप निकाले हैं तो G बाई P का ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ P के बराबर। कैपिटल P हमने माना है PSHG को, तो ऑर्डर ऑफ G कितना है, PQ है, और ऑर्डर ऑफ P कितना है, P है। तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन P क्या आ गया, Q आ गया। Q भी एक प्राइम नंबर है, हमको दिया है। तो G बाई P भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो G बाई P सॉल्वेबल हो जाएगा। तो देखो इसमें आपका जो कैपिटल P है वो एक सॉल्वेबल ग्रुप है, G बाई P सॉल्वेबल ग्रुप है। तो इससे पहले हमने जो थ्योरम देखी कि अगर H इज सॉल्वेबल, G बाई H इज सॉल्वेबल, तो G सॉल्वेबल से कह सकते हैं कि यहाँ पे भी G सॉल्वेबल हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि हमने इसका प्रूफ दिखाया आपको कि ऑर्डर ऑफ G अगर PQ है तो वो जो ग्रुप होगा सॉल्वेबल। तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ इज सॉल्वेबल। जैसे हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 है, तो ऑर्डर 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, P इंटू Q फॉर्म का, इसका मतलब G इज सॉल्वेबल। तो कह सकते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज सॉल्वेबल। इसी तरह ऑर्डर ऑफ G अगर हम 25 ले लें, 25 का मतलब 5 स्क्वायर है, तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज एबिलियन होता है और हर एबिलियन ग्रुप सॉल्वेबल होता है। तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 इज सॉल्वेबल। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर ऑर्डर ऑफ G P इंटू Q इंटू R है, वेयर P Q आर डिफरेंट प्राइम्स हैं, तो वो ग्रुप भी आपका क्या होगा, सॉल्वेबल ग्रुप होगा। नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर ऑर्डर ऑफ G P की पावर M इंटू Q की पावर N है, जहां पे P और Q आपके क्या है, प्राइम नंबर्स होते हैं, तो वो ग्रुप सॉल्वेबल ग्रुप होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें ऑर्डर ऑफ G को अगर हम 100 ले लें, तो 100 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो P की पावर M Q की पावर N का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, G इज सॉल्वेबल। ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास ये कहती है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर इज सॉल्वेबल। देखिए थ्योरम ये कह रही है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर ऑड है तो वो हमेशा सॉल्वेबल होगा। ऑर्डर 11, ऑर्डर 23, ऑर्डर 27, जो भी ऑड नंबर ग्रुप का ऑड ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो हमेशा सॉल्वेबल होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम देखिए, एक थ्योरम ये कहती है कि एवरी फाइनाइट पी ग्रुप इज सॉल्वेबल। देखो प्री ग्रुप का मतलब क्या है, अगर हम फाइनाइट ग्रुप की बात करें तो प्री ग्रुप का मतलब होता है जिसका ऑर्डर P की पावर N होता है। जैसे ऑर्डर 25, इसको हम बोलेंगे 5 ग्रुप। ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू, अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 25, इसका मतलब हम सिंगल प्राइम की पावर लिख सकते हैं 5 का। तो ये क्या है, G इज 5 ग्रुप। ठीक है। इसको हम बोलेंगे G इज 5 ग्रुप। ठीक है। तो ये 5 ग्रुप हो गया ऑफ ऑर्डर 25 का। तो कोई भी ग्रुप जिस फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर P की पावर N होता है, तो उसको हम बोलते हैं P ग्रुप। तो एवरी फाइनाइट P ग्रुप इज सॉल्वेबल होता है। तो ये तो थी आपके पास सॉल्वेबल ग्रुप के बारे में बात। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नील पोटेंट ग्रुप की, तो देखो नील पोटेंट ग्रुप किसको बोलते हैं। देखो अगर आपको G कोई ग्रुप है, लेट G बी ए ग्रुप, अगर हम उसका सब ग्रुप डिफाइन करें LNG इस तरीके से कि L0G जो है वो G के बराबर मान ले, L1G को हम मान ले डिराइव्ड सब ग्रुप। देखिए इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड सब ग्रुप। तो डिराइव्ड सब ग्रुप का मतलब ये होता है कि दिस इज अ सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स ऑफ दीज टू सब ग्रुप्स। ठीक है ना। तो इसके कम्यूटेटर्स का सब ग्रुप होता है, इसको हम डिराइव्ड सब ग्रुप बोलते हैं। तो जिसको हम ये L0G को हमने G माना है, तो दिस इज G कोमा G का डिराइव्ड सब ग्रुप है, दैट इज G डैश के बराबर हो गया। तो G1 या G डैश को हम बोलते हैं डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ G। तो इसी तरीके से अगर हम डिफाइन करें Ln+1G विच इज द डिराइव्ड ग्रुप ऑफ G कोमा LNG, तो हम देख सकते हैं कि जो ईच LNG है वो G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इस तरीके से हमको एक नॉर्मल सीरीज मिल जाएगी। G इज इक्वल टू L0G मान लें, फिर L1G एक नॉर्मल सब ग्रुप है L0G का, और L2G जो हमने ऊपर डिफाइन किया इस तरीके से वो L1G का सब ग्रुप आएगा। इसी तरीके से हम लिखाएं, तो इसको हम बोलते हैं लोअर सेंट्रल सीरीज ऑफ G। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपर सेंट्रल सीरीज एक डिफाइन करते हैं। अपर सेंट्रल सीरीज का मतलब क्या है, देखो अगर हम Z0G को मान लें आइडेंटिटी, Z1G को मान लें ZG का मतलब है सेंटर। सेंटर ऑफ G का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जो G के साथ कम्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं G का सेंटर। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें, जो अगर Z1G अपॉन Z0G फैक्टर ग्रुप बनाए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेंटर ऑफ G अपॉन Z0G के बराबर आ जाएगी। तो जो आपका
Z1 G अपॉन Z0 G है, वो जो आपका है दिस इज द सेंटर ऑफ G अपॉन Z0 G के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम Zn G अगर हम डिफाइन कर लें तो उसका Zn+1 G को हम डिफाइन करेंगे दिस इक्वेशन दैट इज दिस फैक्टर ग्रुप Zn+1 G अपॉन Zn G अगर सेंटर बन जाए G अपॉन Zn G का, तो इस तरीके से हमने Gn+1 को डिफाइन किया है। तो इस तरीके से हमें एक असेंडिंग चेन मिलेगी इसकी ग्रुप्स की, जिसमें आइडेंटिटी को हमने Z0 G माना हुआ है, फिर Z0 G जो है Z1 G का एक सब ग्रुप है और Z1 G कंटेन करा है Z2 G के अंदर, वो उसका सब ग्रुप है। तो एक सीरीज मिलेगी, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग चेन ऑफ सीरीज को हम बोलते हैं अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ G, ठीक है। तो ये जो हमने लोअर सेंट्रल सीरीज की थी, अगर ये टर्मिनेट कर जाए आइडेंटिटी पे, तो ऐसी अगर हमको सीरीज मिल जाए तो दैट इज, तो थ्योरम ये कहती है, ये जो आपका देखो थ्योरम ये कहती है कि द लोअर सेंट्रल सीरीज ऑफ जी टर्मिनेट टू ई, अगर वो जो लोअर सेंट्रल सीरीज है वो ई पे टर्मिनेट कर रही है एट द nth स्टेप, तो जो अपर सेंट्रल सीरीज करेगी वो जी पे टर्मिनेट करेगी nth सीरीज पे, ठीक है। दैट इज एल एन जी अगर आइडेंटिटी पे टर्मिनेट आइडेंटिटी आ रहा है तो जेड एन जी क्या आएगा, वो जी के बराबर आएगा, ये थ्योरम्स कहती है। अब देखो नील पोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगा फिर, तो अ ग्रुप जी इज सेड टू बी नील पोटेंट इफ एल एंड जी इज आइडेंटिटी। तो नील पोटेंट ग्रुप का मतलब क्या है, अगर आपको एक ऐसी लोअर सेंट्रल सीरीज मिल जाए जो टर्मिनेट कर जाए आफ्टर एन स्टेप दैट इज एल एन जी आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, या फिर एक ऐसी अपर सेंट्रल चेन मिल जाए जो एन स्टेप के बाद टर्मिनेट कर जाए दैट इज एल जेड एन जी जी के बराबर हो जाए फॉर सम एन के लिए, तो हम ऐसे ग्रुप को बोलते हैं नील पोटेंट ग्रुप, ठीक है। तो अब देखिए आपका यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जब हमने अपर सेंट्रल सीरीज की बात की थी, तो जो अपर सेंट्रल सीरीज में थी वो सेंटर के बराबर था, जैसे हमने कहा जेड, जहां पे हमने देखा आपका Z1 G अपॉन Z0 G सेंटर ऑफ G अपॉन ZG था, तो जो आपका Zn+1 G अपॉन ZnG सेंटर ऑफ G अपॉन ZnG था। तो जो इसके जो फैक्टर ग्रुप आ रहे हैं देखिए जो अपर सेंट्रल सीरीज के, तो ये जो है आपका सेंटर के जो है वो क्वेशंट है, तो जो अभी आपका एबिलियन ग्रुप के जो क्वेशंट होते हैं वो भी एबिलियन होते हैं। तो सॉल्वेबल ग्रुप ये कहती थी अगर आपके सब नॉर्मल सीरीज है, ये अपर सेंट्रल सीरीज है, सब नॉर्मल सीरीज है, अगर इसके फैक्टर ग्रुप एबिलियन हो जाएंगे तो वो सॉल्वेबल हो जाएंगे। तो नील पोटेंट की डेफिनेशन ये है कि अगर अपर सेंट्रल सीरीज टर्मिनेट कर जाए जी पे, दैट ही आपके पास एक सब नॉर्मल सीरीज मिल जाएगी, तो जिसके फैक्टर ग्रुप क्या होंगे, एबिलियन होंगे। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि एवरी नील पोटेंट ग्रुप इज सॉल्वेबल, ठीक है, दैट इज, ठीक है, नील पोटेंट इम्प्लाइज सॉल्वेबल। तो हर नील पोटेंट जो ग्रुप होता है वो सॉल्वेबल ग्रुप होता है, लेकिन हर सॉल्वेबल ग्रुप नील पोटेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। वो क्यों नहीं है अभी हम इसको बताते हैं। तो एक थ्योरम ये कहती है कि अगर G इज निलपोटेंट देन सेंटर ऑफ G कैन नॉट बी आइडेंटिटी। अगर G निलपोटेंट ग्रुप होता है तो उसका सेंटर जो होता है वो कभी भी आइडेंटिटी नहीं होगा, यानी कि सेंटर में हमेशा एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, यानी ऑर्डर ऑफ G इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है, कैसे हमने इसको प्रूफ किया, बहुत आसान सा प्रूफ है। तो इसको हम प्रूफ को अभी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि जो निलपोटेंट ग्रुप के सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे ये प्रूफ कर रहे हैं कि एवरी सॉल्वेबल ग्रुप इज नॉट निलपोटेंट। तो इसका हम काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं। तो S3 अगर हम मान लें परम्यूटेशन ग्रुप S3, अगर S3 आपको याद हो तो ये S3 था जिसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट था, ठीक है, और एलिमेंट था 1 2 3 और 1 3 2 और 1 2 1 3 1 2 1 3 और 2 3, ठीक है, परम्यूटेशन ग्रुप था। तो ये हमने देखा था सॉल्वेबल में कि ये सॉल्वेबल ग्रुप होता है, S3 और S4 सॉल्वेबल ग्रुप होते हैं, लेकिन S5 से ऊपर वाले सॉल्वेबल नहीं होते। तो S3 एक सॉल्वेबल ग्रुप होता है लेकिन एक निलपोटेंट ग्रुप नहीं है। एक थ्योरम हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 के लिए Sn में हमेशा क्या होता है, सिंगल एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, ठीक है। तो यानी Z ऑफ S3 जो आएगा वो एक सिंगल एलिमेंट आएगा। हमको पता है निलपोटेंट एलिमेंट में सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि S3 निलपोटेंट नहीं है, ठीक है। तो S3 जो था आपके पास वो सॉल्वेबल ग्रुप तो था लेकिन ये निलपोटेंट ग्रुप नहीं है। तो एवरी सॉल्वेबल ग्रुप इज नॉट निलपोटेंट। हर सॉल्वेबल ग्रुप निलपोटेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर निलपोटेंट ग्रुप क्या होता है, आपका सॉल्वेबल ग्रुप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट, ठीक है। अगर हम होमोमॉर्फिक इमेज ले लें किसी निलपोटेंट ग्रुप की, यानी होमोमॉर्फिक डिफाइन करें किसी निलपोटेंट, अगर आपके पास कोई ग्रुप है G से G डैश के बीच में,
अगर हम होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करें, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करें तो जो हमारे पास ये एफ जी आएगा, ये जी डैश का एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो अगर जी निलपोटेंट है तो एफ जी भी क्या होगा, निलपोटेंट होगा, थ्योरम में कहती है। तो नेक्स्ट थ्योरम में कहती है, देखिए कि एवरी एबिलियन ग्रुप इज निलपोटेंट, हर जो एबिलियन ग्रुप होगा वो निलपोटेंट होगा, नेक्स्ट थ्योरम में कहती है, ठीक है। और नेक्स्ट थ्योरम में कहती है अगर जी निलपोटेंट तो जी बाई एच इज निलपोटेंट, दैट इज द क्वेश्चन ग्रुप या फैक्टर ग्रुप ऑफ अ निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट, फैक्टर ग्रुप या क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट, ठीक है। और देखो जैसे हमने सॉल्वेबल ग्रुप में कहा था कि अगर H आपके पास सॉल्वेबल है, G बाई H सॉल्वेबल है, तो G भी क्या होता है, सॉल्वेबल होता है। लेकिन इस यहाँ पे निलपोटेंट के केस में कोई ये जरूरी नहीं है। तो अगर H आपके पास निलपोटेंट है, G बाई H निलपोटेंट है, तो ये जरूरी नहीं है कि G भी आपके पास निलपोटेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है हम यहाँ पे देते हैं कि अगर A3 जो होता है वो एक निलपोटेंट सब ग्रुप होता है, A3 का ऑर्डर जो होगा वो आपका कितना होगा, 3 होगा। तो ये एक एबिलियन ग्रुप है, तो एबिलियन ग्रुप निलपोटेंट होता है। A3 निलपोटेंट सब ग्रुप है S3 का। अगर S3 अपॉन A3 फैक्टर ग्रुप निकालें, ये 2 एलिमेंट्स का ग्रुप होगा, वो Z2 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ये तो हर आपको पता है कि एबिलियन ग्रुप Z2 एबिलियन है तो वो निलपोटेंट होगा। तो A3 निलपोटेंट है, S3 अपॉन A3 निलपोटेंट है, लेकिन आपको पता है कि S3 इज नॉट निलपोटेंट। अभी हमने ऊपर देखा था कि S3 में सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट होता है, तो S3 निलपोटेंट नहीं हो सकता है क्योंकि निलपोटेंट में सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर आपके पास इसको हम H मान लें, H इज निलपोटेंट, G बाई H निलपोटेंट, बट G इज नॉट निलपोटेंट, ठीक है। तो ये सॉल्वेबल ग्रुप वाली जो थ्योरम थी, H इज सॉल्वेबल, G बाई H इज सॉल्वेबल, देन G इज सॉल्वेबल, वो यहाँ पर काम नहीं करती है। तो ये तो था आपका सॉल्वेबल और निलपोटेंट ग्रुप के बारे में। तो आज लेक्चर को मैं यहीं पर खत्म